जनाब बात से बात मैं आपके साथ वक़ारुल हसन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 पर। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये होती है कि हम कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी लेकर आपके सामने आते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो आज हमने जिन्हें दावत दी है वो एक ऐसी ही ज़बरदस्ती शख्सियत हैं जिन्हें आपने मुख्तलिफ FM चैनल्स पर सुना है, साथ ही साथ आपने इन्हें देखा भी है और टीवी पर इन्हें कटाकट बनाते हुए देखा होगा। साथ ही साथ आपने इनके कुछ ऐसे गाने सुने होंगे जिन्हें सुनने के बाद आप इनके साथ ही गुनगुनाने पर मजबूर हो गए होंगे, क्योंकि गाने ही इस तरह के हैं। तो ज़्यादा तारुफ कराने के बजाय अगर मैं सिर्फ नाम बता दूं तो आप पहचान जाएंगे कि हमारे साथ आज कौन है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आज ज़ैन। बहुत ही शुक्रिया कि आपने अपना कराची FM 107 पर वक्त दिया, वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। क्या आप कहेंगे 107 पर आने के बाद कैसा लगा आपको 107? सबसे पहले मैं आपको और आपकी तमाम टीम को, तमाम लिसनर्स को, जितने व्यूअर्स हैं आपके सबको सलाम कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बहुत अच्छा लगा 107 आके। आपने बहुत सारी तारीफ़ें की, ये सुन के भी ज़ाहिर सी बात है खून बढ़ा मेरा। और 107 में आज से कोई आई गेस 10 साल पहले शायद ज्वाइन कर चुका होता है एक ज़माने में, लेकिन मैंने नहीं किया। और आज समझ ले 10 साल बाद यहाँ पे आके वो वाला मूवी थी ना करण अर्जुन जिसमें वो पुराना गांव दिखता है, पुरानी चीजें दिखती हैं, तो रिकॉल हो रही है, डेजा वू हो रहा है मुझे आज यहाँ पे। और वाकई जब हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने फला जगहों पे काम किया, आपने तो माशाल्लाह से कई FM स्टेशंस पे आपने प्रोग्राम्स किए हैं और आपके जो प्रोग्राम्स हैं लोग काफ़ी ज़्यादा सुनते थे, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी उस वक्त से लेके आज तक बरकरार। और मेरे ख्याल में काफ़ी साल हो गए आपको प्रोग्राम्स करते हुए। हाँ, ऑलमोस्ट माशाल्लाह 18 साल हो चुके हैं 18 साल रेडियो करते हुए। ये 19वां साल चल रहा है। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये बोलते हुए मुझे अपनी उम्र पे डाउट हो रहा है यार, क्या मतलब बहुत ही कम उम्री में रेडियो ज्वाइन किया था। और एनर्जी, आई गेस रेडियो इज ऑल अबाउट एनर्जी। आप एनर्जी या तो पॉजिटिव ट्रांसफर करते हो या नेगेटिव ट्रांसफर कर देते हो। अपनी फ्रस्ट्रेशन को कभी भी, अपने घरेलू मामलात को आप रेडियो पे नहीं लाना चाहिए, ऑब्वियसली अपनी टोन में नहीं लाना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रही शुरू से कि जब मैं रेडियो पे आ रहा हूँ 2 घंटे के लिए, तो एटलीस्ट उस 2 घंटे में मैं खुद को मेडिटेट करूँ। मेरे लिए मेडिटेशन का काम करती है रेडियो शो। और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट लोगों के लिए भी वो 2 घंटे एनर्जी मिले, उन्हें पॉजिटिव एनर्जीज मिले। अच्छा, लेकिन आपने जो काम शुरू किया, आप रेडियो से शुरू किया, उसके बाद आपको लोगों ने टीवी पे भी देखा, फिर आपने मुख्तलिफ ऐसे गाने गाए जिसने एक हलचल सी मचा दी, लोग बार बार सुनने पे मजबूर हुए। बल्कि मैं आपसे जिक्र करूंगा कि आपका एक वाकया भी जिसमें आपने कॉलेज के अंदर जाकर, मेरे ख्याल में एक फंक्शन था, उसमें गा रहे थे और उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो भी आपके साथ गुनगुनाना शुरू हो गए और एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक माहौल बन गया था। तो इस तरह की जो यादगार लम्हात हैं वो भी आपके साथ रहे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, टीवी कैसा तजुर्बा रहा, रेडियो कैसा तजुर्बा रहा? अच्छा, शुरू से बस शौक था कि अपनी आवाज़ सुननी थी टीवी पे, बस शौक मेरा ये था। उसकी तलाश में पता चला कि एक चीज़ होती है कमर्शियल। पहले पता चला कि गाने का शौक तो था ही, तो क्योंकि आवाज़ सुनी थी टीवी के ऊपर, तो पता चला कि भाई गाने तो बहुत महंगे बनते हैं। सो एक तरीका नज़र आया कि कमर्शियल्स होते हैं और जिंगल्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी आवाज़ टीवी पे आ जाती है। तो शुरू में मैंने फ्री में बहुत सारे कमर्शियल और वॉइस ओवर्स किए सिर्फ अपनी आवाज़ को टीवी पे सुनने के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरा तो रेडियो गाना बना लिया मैंने अपना। मेरा गाना बन गया, मैं एक रेडियो स्टेशन पे गया, शारा फैसल पे गया वो भी। उनको अपना गाना दिया, उन्होंने कहा आपका गाना चलेगा आज, जिस तरह आरजेस हमेशा वादे करते हैं कि आपकी फरमाइशें भी पूरी होने वाली है। सो मैं अपने गाने का इंतजार करने लगा, मेरा गाना उन्होंने नहीं चलाया। फिर दोबारा अगले दिन उन्होंने बोला आप चलाएंगे, तो खातून आरजे थी वो, उन्होंने फिर नहीं चलाया। तो वो मेरा दिल ना कहीं मतलब वो एक अजीब सी चीज़ हुई। मैंने कहा मेरा गाना चला क्यों नहीं रहा, इतना बुरा तो नहीं है, मैं तो सही गाता हूँ अपनी नज़र में। सो फिर जोश चढ़ा और फिर मैंने रेडियो ही ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा अपना गाना मैं खुद चला लूँगा, कोई मसला नहीं है। बस इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर रेडियो करते करते एक मेरा गाना रिलीज हुआ छुए छुए, जो इंस्टेंट हिट था। मतलब अभी तो आप देखते हो सोशल मीडिया पे गाने वायरल होते हैं या यूट्यूब पे व्यूज देखे जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, या इसके ऊपर कितनी रील्स बन रही हैं। जिस टाइम छुए छुए रिलीज हुआ था, दैट वाज 2009, और तब कोई सोशल मीडिया का सच कोई बूम नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब वो गाना रेडियो पे, तब वो गाना टीवी पे, वो इस तरीके से, मतलब उसको आप कह सकते हैं वो उस जमाने का वायरल
उस तरीके से होता था, क्योंकि वो टीवी पे या फिर रेडियो पे रिक्वेस्ट आती थी, क्योंकि टॉप 10 होता था। अब तो कोई टॉप 10 ऐसे तरह के चार्ट्स नहीं होते, लेकिन उस वक्त जो टॉप 10 होता था उसमें 11 हफ्ते तक नॉन स्टॉप मेरा गाना नंबर 1 पे रहा था। और जो कि एक मुझे इंडिकेट या फिर लोगों की तरफ से एक वही वाइब आ रही थी कि अच्छा गाना हिट हो गया। अब हिट होने के बाद करते क्या है ये तो पता ही नहीं था, ये किसी ने सिखाया ही नहीं था, कोई आर्टिस्ट मैनेजमेंट या फिर इस तरह की चीज़ तो फॉलो नहीं कर रहा था मैं। फिर पता चला अच्छा हिट होने के बाद थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं। अच्छा हिट होने के बाद थोड़ी सी लोगों की कॉल नहीं उठाते, अगर लोग बुलाएं तो नहीं जाते। खैर वो वाली नेचर थी नहीं, समझा नहीं वो बातें भी। मैं अपना रेडियो कंटिन्यू रखा, फिर मैंने टीवी ज्वाइन किया, मैंने गाने रिलीज किए, मेरा एल्बम रिलीज हुआ ज़ील के नाम से 2010 में। और फिर 2014 के एंड में 15 में मैंने बोल ज्वाइन कर लिया, और फिर मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। हाँ, वो जो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है उस पर मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि किस तरह से आपने वहाँ ज्वाइन किया, और ज्वाइन किया आपने एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे आवाज़ से की जो दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो वहाँ पर थे, लेकिन उसके बाद हमने आपको टीवी पर भी देखा, यानी कि आप आवाज़ के साथ साथ दिखाई भी देने लगे। वो किस तरह से आप दिखाई दिए, क्या सोचा था, क्या प्लान था, वो हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। और उससे पहले कि आप और हम ही बातें करते रहें, बल्कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो 1111-107 पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा 03398107 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। जनाब बात से बात, मैं आपके साथ वकारुल हसन, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107। और जनाब इस वक्त जो अभी आपने एक गाना सुना था वो किसका था? वो जिसका था वो हमारे साथ मौजूद है, और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें वक्त दिया। तो ज़ैन, आपने ये जो गाने गाए, गाने का शौक़ आपको रहा, ये इत्तेफाकी था या बचपन से आपको अंदाज़ा हो गया था नहीं जी मैं गा सकता हूँ, गुनगुना सकता हूँ? कार भाई ये बचपन से ही अंदाज़ा हो चुका था। अच्छा। क्योंकि स्कूल में मेरी मतलब जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स होते थे, नात कॉम्पिटिशन हो या कोई मिली नगमों का कॉम्पिटिशन हो, सो मैं वो बच्चा था जो इसमें आगे आगे था, और इस वजह से, इस टैलेंट की वजह से स्कूल के लिए मैं काफ़ी अवार्ड्स भी लेके आया था, जिस वजह से मुझे नंबर्स तरह मिस जो थी ना, जिस तरह आपको गरीबी मिल जाती ना, तो मुझे एक आध नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता था इस चक्कर में। और ये मेरा स्कूल, मतलब मैं अपने स्कूल का वो वाहिद बच्चा था जो स्कूल का नाम रोशन करता था। पढ़ाई में ऑब्वियसली एवरेज था, लेकिन ये कभी कभी आपकी जो इस तरह के टैलेंट होते हैं वो आपको ज़्यादा हाईलाइटेड रखते हैं। सो उस जगह से, उस पॉइंट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार मैं गाऊंगा ही। और वो होता है ना कि आपकी क्लास में बच्चों से टीचर्स पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे, कोई कुछ कहता है, क्योंकि मैंने बोल दिया था क्लास में मैं सिंगर बनूंगा। अच्छा। कि मेरा वो मतलब मेरी क्लास, अगर कोई मेरा क्लास फेलो देख रहा है या सुन रहा है, उसको आइडिया याद होगा मेरे बचपन के दोस्तों को कि हाँ इसने कहा था सिंगर बनूंगा। अच्छा, आप ये बड़ी हैरान कुन बात होती है, अगर आप जो है जिस फील्ड में यानी शौक़ रखते हैं और वहीं पर आप काम भी करने लग जाएं, या फिर आप वही काम अपने प्रोफेशन के तौर पे अपना लें, तो मेरे ख्याल में खुशनसीब लोग होते हैं। तो आप उन खुशनसीबों में से हैं, लेकिन लापता किस लिए किया फिर आपने? लापता जो है, खुशनसीब जो है वो तो जनाब आप हैं, तो लापता क्या है? लापता मैं हो गया था। क्योंकि आपको याद होगा एक जमाना होता था जब म्यूजिक एल्बम रिलीज होते थे, तो वो 3-3 साल 4-4 साल बाद रिलीज होते थे एल्बम। यानी कि अगर शहजाद रॉय का कोई एल्बम रिलीज हुआ है, या जुनून का, या वाइटल साइन का, उनका हर साल एल्बम रिलीज नहीं होता था, वो 3 साल बाद, 4 साल बाद। अच्छा, शुरू में ऑब्वियसली जब आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हो पाकिस्तानी पॉप इंडस्ट्री को, तो मेरे जहन में भी कहीं ना ये चीज़ थी कि यार एक गाना करूँगा, फिर मैं दूसरा गाना 2 साल बाद या 1 साल बाद करूँगा। तब इतनी स्पीड नहीं थी जिस तरीके से अब लोग स्पीड में काम कर रहे होते हैं। तो मैं आई गेस 2009 में छुए छुए आया, और 2013 में रिलीज़ किया मैंने लापता। तो वो 4 साल में लापता रहा था इंडस्ट्री से। मैं मतलब रेडियो कर रहा था, आई वॉज डूइंग शोज, मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा था, मैं टीवी इंटरव्यूज दे रहा था, लेकिन म्यूजिक मैंने रिलीज नहीं किया था। अच्छा। तो इस वजह से उस गाने का नाम लापता ही टाइटल रखा मैंने, हालांकि वो रोमांटिक गाना था, और क्यों दिल हुआ लापता। अच्छा, तो आप जो है ज़्यादातर अपबीट सॉन्ग ही पसंद करते हैं या मेलोडी की तरफ जाते हैं? शायरी कौन लिखता है, म्यूजिक कौन देता है? अच्छा, चाहे अपबीटेड हो या सॉफ्ट हो, मतलब उसका टेम्पो स्लो हो, मैं प्रेफर करता हूँ मेलोडी। जिस तरीके की, मतलब अगर आप मेरा एल्बम देखें तो मेरे एल्बम में
अगर पूछ मेरा क्या नाम है, या माही या ताना, मतलब ये मेरे तेज गाने हैं, मतलब इनका टेम्पो तेज है, लेकिन वहीं पे छुए है, वहीं पे लापता है। सो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेलोडी है। अगर मेलोडी अच्छी है, चाहे उसका टेम्पो तेज हो या स्लो हो, डजेंट मैटर। मतलब मैंने अगर फिल्म के लिए गाया, वरना के लिए, तो वो स्लो, बहुत ही डेड स्लो गाना था उसका टेम्पो, लेकिन वो एक्सप्रेशन था, इमोशन था। और वहीं पे मैंने अगर मनी बैक गारंटी फवाद खान की मूवी के लिए टाइटल सॉन्ग गाया, तो वो कमर्शियल गाना था वो। अच्छा। वो आइटम नंबर सॉन्ग था फिल्म का। तो लिखता कौन है, उन गानों को लिखा किसने? अच्छा, जिस तरह अगर मैं वो फिल्म के लिए गाता हूँ या ओएसटी के लिए गाता हूँ, तो वो तो सिचुएशनल होता है गाना, और वो जो डायरेक्टर साहब होते हैं मूवी के, वो उधर से लिखा हुआ ऑब्वियसली होता है। लेकिन जो मेरे अपने सिंगल्स होते हैं वो मैं खुद देखता हूँ। जैसे कि छुए छुए जो गाना था, वो उसका मतलब पूरा आइडिया और उसकी लिरिक्स पहला अंतरा तक मैंने खुद लिखा था, लेकिन ऑब्वियसली अंदाज़ा नहीं था कि और लिखते कैसे, नए नए गाने लिखना शुरू किए थे, पता नहीं था। सो मेरे एक मामू थे, वो प्रोफेशनल राइटर नहीं थे, लेकिन वो होता है ना आपके ख़ानदान में कोई एक जो कि नॉवेल्स भी पढ़ता है, जो कि शायरी भी, जिसको शौक होता है शायरी करने का, अपने खुद ही शेर बनाते। तो वो मैंने टैलेंट देखा था अपने मामू के अंदर। मैंने उनको बताया मैं गाना ये मैंने लिखा है, और मैं, आप बताएं आप कुछ लिख सकते हैं। तो उन्होंने फिर आगे लिखा था, तू जो दूर हो पास हो चाहे, तेरे बिन कुछ रास ना आए, मेरा दिल बस तुझको चाहे, क्यों हैं दूरियां। वो जो अंतरा था मेरे गाने का, वो मेरे मामू ने लिखा था। और फिर लापता जो मेरा गाना था, क्यों अखियाँ रूठ गईं, ये मुझसे दूर हुई, चलाना खुद का कुछ पता, ये फिर मैंने लिखा था। फिर इसके भी एक अंतरे पे आके मैंने मामू की ही हेल्प ली थी, जिसमें वो था भीगी भीगी, नहीं भीगी भीगी, हाँ भीगी भीगी सीली सी अंधेरी रात है, न कोई साथ है, तन्हा सफर। सो मामू ने हेल्प की थी भाई दोनों गानों में बहुत ज्यादा। जबरदस्त। तो यानी कि क्लैपिंग जो है आपके साथ साथ आपके मामू के लिए भी बनती है? हाँ, वो लेकिन अब वो उस चीज से क्रेडिट नहीं लेना चाहते। अच्छा। वो कहते हैं मेरा नाम भी मत लो। वो उसकी वजह उनका रिलीजियस कोई अपना वो है, वो कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैंने तुम्हारे गाने लिख दिए। अच्छा, और मजे की बात ये हिट भी हो गए, गाने हिट भी हो गए। गाने हिट भी हो गए। अच्छा, वो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि चलो मैं लिख देता हूँ, पता नहीं आए गए होंगे, कौन सुनेगा जी। अच्छा, और साथ ही साथ ये बताएं कि जब आप कहीं पर गाते हैं, कभी फंक्शंस में आपके जाने का इत्तेफाक होता है, और वहाँ पे आप जब गाना गाते हैं, लोग आपके साथ झूम झूम के गाना गा रहे होते हैं, तो कैसी फीलिंग्स आती हैं, क्या सोचते हैं आप? मैं सच बताऊं तो मैं परफॉर्मेंस के वक्त मैं खुद भी ऑडियंस ही होता हूं। मैं अपने आप को भी ऑडियंस की तरह ही तस्वीर करता हूं, क्योंकि जब तक मैं अपनी परफॉर्मेंस को या उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करूंगा, तो मेरी ऑडियंस भी नहीं करेगी। तो मैं स्टेज पे खुद भी इंजॉय कर रहा होता हूँ, मैं इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ ऑडियंस के साथ, मैं स्टेज से जंप मार देता हूँ नीचे। अच्छा। ऐसा भी कर चुका हूँ। एक दफ़ा बीच व्यू क्लब सी व्यू की साइड पे, वहाँ पे कॉन्सर्ट था। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना ऊंचा है स्टेज। मैं बस जोश में परफॉर्म कर रहा था, और मेरे साथ मिज़मार बैंड भी था, अली खान भी थे, ओवरडोज बैंड भी था, बहुत सारे लोग थे। मतलब वो बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था। मैं जोश में आके ऑडियंस में जंप मार दी। अंदाजा नहीं था कितना ऊंचा है। अब जंप मार तो दी, अब मेरे इर्द गिर्द सिर्फ लड़के और लड़कियां, आगे लड़कियां थी, पीछे लड़के थे। अब मैं नीचे उतरा हूँ, अब मैं माइक मेरे हाथ में, अब मैं गाना गा रहा हूँ। अब मुझे अंदाजा हुआ कि बहुत गा लिया, अब वापस स्टेज पे भी जाना चाहिए। अब वापस स्टेज पे जाने का पता चला कि वो स्टेज का रास्ता अब तो गेट के बाहर से है। हो। अब वापस स्टेज पे कैसे चढ़ूंगा मैं? जी, ये एक बड़ा मसला हुआ था। तो मैं तो इतना जज्बाती हो जाता हूँ कॉन्सर्ट्स में या परफॉर्मेंस के दौरान कि बस फिर मैं जानता हूँ मैं वापस स्टेज पे कैसे चढ़ा था। यानी कि आपके जो दोस्त आसपास होते हैं, वो आपके हाथ पकड़ के रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जम लगा दे। हाँ, कोई सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़।